Hello everyone. In today's 12th Commerce Economics lecture, we are in chapter number 3B. Currently, we are dealing with elasticity of demand. Let us start with the revision, what we have done in the last lecture. So as you can see, our topic is types of price elasticity of demand. So under types of price elasticity of demand, हमने 5 टाइप्स देखे. हाउ मेनी टाइप्स? 5 टाइप्स. उसमें सबसे पहला आता है फर्स्ट वन, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. तो यहां पर इलास्टिसिटी से मतलब क्या हो गया? हम बात करते हैं जो क्या होता है स्ट्रेचेबल. क्या होता है स्ट्रेचेबल? दैट मींस देयर इज हायर नंबर ऑफ चांस ड्यू टू स्लाइट change in price there may be tremendous or huge difference in quantity demand. तो सिमिलरली आप सिंबल देख सकते हैं. Here you can see perfectly elastic demand. तो यहां पर बताया elasticity of demand is equal to infinity. Why infinity? तो इसके बारे में रीड करेंगे. When a slight or zero change in the price brings about an infinite change in the quantity demanded of that commodity, it is called perfectly elastic demand. Deliberately मैंने ये पूरे के पूरे सेंटेंस को ब्रेक करके लिखा हुआ है so that you can understand in a proper way and you can clarify in your mind that exactly what is going on, what they are saying. और मैंने इसलिए उसको डिफरेंट कलर्स भी दिए हुए हैं. तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया? व्हेन अ स्लाइट और जीरो चेंज इन प्राइस. प्राइस में ना के बराबर चेंज हुआ, नॉमिनल चेंज हुआ या चेंज हुआ भी नहीं, ब्रिंग्स अबाउट एन इन्फिनाइट. कैसा चेंज की बात कर रहे हैं? इन्फिनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. तो क्या ऐसा हो सकता है रियलिटी में? तो ये कोई रियल एस्पेक्ट नहीं है, ये थियोरिटिकल है. प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं होता कि प्राइस में हल्का चेंज हो या बिल्कुल चेंज ना हो. ठीक है, और तो भी डिमांड काफी बदल जाए. फिर भी इसे एक पॉइंट रखा गया है जिसे हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. राइट? इट इज ओनली अ थियोरिटिकल कंसेप्ट. देखिए इन्होंने बताया है एग्जांपल में 10% फॉल इन प्राइस में लीड्स टू एन इन्फिनाइट राइज इन डिमांड. 10% आपने प्राइस गिराया तो हो सकता है वहां पर 1000% क्या हो जाए? डिमांड में चेंज आ जाए, है ना, इन्फिनाइट. तो ऐसा जब सिचुएशन होता है तो हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. तो ये बात ना आप माइंड में सेट कर लो, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए. इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या है या इलास्टिक क्या है, इनइलास्टिक क्या है, इसके बीच में डिफरेंस क्या है. देखो एकदम बेसिक डिफरेंस कैसा है कि जब आप प्रोडक्ट को पोस्टपोन कर सकते हो. क्या कर सकते हो? when you are able to postpone your want or need for that particular product, that means it is elastic in nature. Right? For example, अभी लॉकडाउन का पीरियड है. many of the people are suffering from unemployment. They don't have that much livelihood जो वो पहले अर्न करते थे. तो फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज हैविंग ओनली 10,000 रुपीज इन हिज हैंड और उसके सामने क्या क्या है? घर का रेंट देना है, ठीक है, फूड है, क्लोथिंग है, एजुकेशन है, ये सारे उसके क्या है? नीड है. उसके साथ साथ उसका प्लान था कि मुझे क्या करना है? मुझे इस साल मेरे घर में एसी का फिटिंग करवाना है, एयर कंडीशन होना चाहिए घर में. ऐसा उसका प्लान था.
बट ही वॉज अनअवेयर कि कोविड-19 का सिचुएशन आएगा, ऐसा है वैसा है। तो अभी इस सिचुएशन में व्हेन ही इज हैविंग ओनली 10,000 रुपीज, डू यू थिंक ही विल गो फॉर एयर कंडीशन? डेफिनेटली नॉट, है कि नहीं? तो यहां पर एयर कंडीशन का जो डिमांड हो गया वो कैसा हो गया? इलास्टिक हो गया। दैट मींस वी कैन पोस्टपोन। सपोज इस कंडीशन में अगर किसी कंपनी ने एयर कंडीशन का प्राइस गिरा दिया, है ना, क्या किया? प्राइस गिरा दिया, तो क्या ऐसा होगा बहुत सारे लोग जाएंगे उसको परचेस करने के लिए? आंसर इज नो, है कि नहीं? वी कैन पोस्टपोन सच थिंग, गेटिंग इट? तो यहां पर इलास्टिसिटी का मतलब क्या हो जाता है? कोई एक पर्टिकुलर चीज है, ठीक है ना, जिसके प्राइस चेंज होने की वजह से लोगों को बहुत फर्क पड़ता है और लोग क्या करते हैं? उस डिमांड को पोस्टपोन कर देते हैं। तो फिलहाल तो ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, मैं इसका बेस्ट एग्जांपल आपको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में दूंगा, ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हमको समझ में आ गया। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, क्या फॉर्मूला पे ये वर्क कर रहा है? सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is equal to what? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब जो आपके डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया है उसका परसेंटेज लेना है, सिर्फ चेंज नहीं, उसका क्या लेना है? परसेंट लेना है, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जो चेंज इन प्राइस है उसके परसेंटेज से क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे और हमें आंसर मिलेगा इनफिनाइट, राइट? सो ग्राफिकल टर्म में इफ यू वांट टू मेक इट इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो हमने देखा था एक्स एक्सिस पहले ले लेंगे, देन यू विल डिनोट क्वांटिटी डिमांडेड ओवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस पे आप शो करेंगे प्राइस, एंड एक जो हमारा ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस पे हम देख रहे हैं कि हमें क्या मिलता है? एक डिमांड कर्व मिलता है विच इज हॉरिजॉन्टल इन नेचर। कैसा है? हॉरिजॉन्टल इन नेचर, ठीक है? तो ओरिजिनल प्राइस पे ओरिजिनल क्वांटिटी ये थी और हम समझते हैं कि प्राइस में बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, देयर इज नो चेंज इन प्राइस, और एकदम स्लाइड चेंज हुआ, ठीक है ना? उसकी वजह से क्यू से हमारा जो शिफ्ट है, डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया Q1 पे, ठीक है ना, फिर Q2 पे, देन Q3 एंड देन Q4 एंड सो ऑन। मतलब देयर इज नो लिमिट इन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखो प्राइस सेम है, प्राइस रिमेन सेम, बट क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? उसका रीजन यहां पर आपको पता नहीं चल रहा है, बिकॉज प्राइस के अंदर बहुत ही स्लाइड चेंज है, देयर माइट बी अदर फैक्टर्स, है ना, बट ये कमोडिटी का बिहेवियर बता रहा है कि ये कमोडिटी ऐसी है जिसके अंदर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड सूट करता है। there is very slight change or no change in price will bring about tremendous or huge change or infinite change in the quantity demanded. Okay, so यहां पर हम देख रहे हैं हमारा जो डिमांड कर्व है कैसा है? हॉरिजॉन्टल इन नेचर, और क्वांटिटी क्या हो रही है? लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है, जबकि प्राइस सेम है, कांस्टेंट है। तो यहां पर ही हमको मिलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है ना? तो इसे हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आई होप यू गॉट दिस थिंग। और ऐसे ही एग्जाम में भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है इन द सेम मैनर, ओके? ये जो कर्व हमको मिला है इसको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल कर्व। सेकंड हमने किया था, वी ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस थिंग, परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक, इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है?
प्राइस कुछ भी हो बट पीपल आर रेडी टू पे फॉर इट, मतलब उसमें ज्यादा चेंज आएगा नहीं, ठीक है ना। तो क्या बता दिया इसमें, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट और जीरो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड, आपका स्लाइड चेंज हुआ प्राइस में बट डिमांड पे कोई असर नहीं हुआ है, पहले जितना डिमांड था अभी भी उतना है, ठीक है। ऑफ दैट कमोडिटी इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इट इज ओनली अ थियोरेटिकल कंसेप्ट। ये भी कंसेप्ट कैसा है, थियोरेटिकल है, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है ना। फॉर एग्जाम्पल 20% फॉल इन प्राइस विल हैव नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड, 20% प्राइस क्या हुआ, फॉल हुआ, बट डिमांड पे कोई असर नहीं। इन प्रैक्टिस सच अ सिचुएशन रेयरली अकर्स, ऐसा सिचुएशन ज्यादा होता नहीं है इन रियलिटी। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर सॉल्ट, मिल्क, तो इसके एग्जांपल के लिए हम लोग सॉल्ट का या मिल्क का एग्जांपल ले सकते हैं, बट क्या ये रियलिटी में हो सकता है क्या ऐसा, ठीक है चलो समझ में आया कि ये नेसेसिटी है, बट मिल्क का प्राइस अगर बढ़ जाए तो लोग मिल्क का थोड़ा तो कंजम्पशन कम कर देंगे, गेटिंग इट, है कि नहीं, यस। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो सबसे पहला हमारे सामने जो फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 0 यहां पर मिलेगा, मतलब देयर इज इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो यहां पर भी आप एक्स एक्सिस ले लेंगे, उसमें क्वांटिटी डिमांडेड आपने शो किया, वाई एक्सिस पे प्राइस शो किया, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है ना, वहां से अगर हमारा प्राइस कम होता है या ज्यादा होता है, सपोज प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, कितने पे हो गया P1, या प्राइस बढ़ गया, कितना हो गया P2, बट देर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। तो यहां पर जो क्वांटिटी डिमांड का कर्व है वो कैसा है, वर्टिकल इन नेचर, कैसा है, वर्टिकल। तो यहां पर क्या होगा, प्राइस आप कुछ भी ले लो, हाँ P3 का रख लो या P4 का प्राइस रख लो, बट देर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो जो डिमांड कर्व है इट इज एज इट इज, समझ में आया, ये जैसे का तैसा ही है, राइट। तो यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 0 है, देर इज नो चेंज ड्यू टू प्राइस। तो इसे बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। और कर्व कैसा मिला हमें, हमें कर्व मिला वर्टिकल, कर्व कैसा मिला, वर्टिकल इन नेचर। So third one, moving towards third one, थर्ड इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, बहुत ही इजी, सबसे इजी यही है, क्या है ये, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, किसमें चेंज हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है, लीड्स टू प्रपोर्शनेट चेंज, किसकी बात करें, प्रपोर्शनेट मतलब इक्वल, यहां पर प्रपोर्शनेट मतलब सेम प्रपोर्शन, ठीक है ना, प्रपोर्शनेट मतलब क्या हो जाएगा, सेम प्रपोर्शन। So percentage change in price leads to proportionate change in quantity demanded, मतलब इक्वल चेंज हो रहा है, जितना चेंज प्राइस में हुआ, प्राइस में जो परसेंटेज का चेंज हुआ है उतने ही परसेंटेज का चेंज किसमें हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड में हो रहा है। तो ऐसे को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जांपल 50% fall in price of a commodity leads to 50% rise in the quantity demanded. Such a situation rarely occur, ऐसा भी नहीं होता ना, बहुत कम होता है, एकदम एग्जैक्ट चेंज तो कैसा होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। सो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड सबसे इजी है, जितना चेंज परसेंटेज ऑफ प्राइस में है उतना ही परसेंटेज चेंज किसमें है, क्वांटिटी डिमांड में है। तो इसका ग्राफ के लिए हमको इक्वेशन मिलता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे क्या आएगा, प्राइस, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस पी, ओरिजिनल प्राइस पी पे हमारा डिमांड कितना है
क्यू। तो ऐसे टाइम पे अगर प्राइस फॉल हुआ, प्राइस फॉल होके कितने पे आ गया, P1 पे, तो हमारा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इट विल लैंड टू Q1। ठीक है, तो ये हमको एक नया पॉइंट मिल गया, नया बिंदु मिल गया। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो हमको ये डिमांड कर्व मिलता है। ठीक है, तो आप यहां पर अगर मेजर करो कि जो डिस्टेंस P से P1 का है वही डिस्टेंस Q से Q1 का है, सेम। ठीक है ना, दैट मीन्स जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में हुआ उतना ही परसेंटेज चेंज किस में हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड में। हेलो, गेटिंग इट? तो इसको इसको हम क्या देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर चेंज है इट इज इक्वली प्रोपोर्शनेट टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो इसको हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और यहां पर ये जो फॉर्मूला ऊपर हमने देखा था वो यहां पर हमको दिखता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर कर्व है इसे बोला जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। क्या बोला जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। ठीक है, नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, अभी देखो यहां पर मुद्दे की बात कि जो परफेक्टली था ना तो वो बहुत रेयर होता था, बट जो रिलेटिवली है ये क्या है, ये रियलिटी है कि ऐसा होता है। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी की, है ना, रिलेटिवली इलास्टिक, तो हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मिल रहा है, मोर देन वन। मोर देन वन का मतलब क्या हो गया, व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज हुआ उससे कहीं ज्यादा चेंजेस किसमें हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड में। तो ऐसा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। एग्जांपल, 50% प्राइस फॉल हुआ और आपका डिमांड 100% से बढ़ गया। ठीक है ना, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि प्राइस के चेंज में कितना आपको दिख रहा है, 50%, और डिमांड में कितना चेंज हो गया, 100%। सो इट इज व्हाट, इट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ओके, तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू मोर देन वन। अब इसे कैसे शो कर रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम लेंगे पहले क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, उस पे आएगा ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। अब प्राइस क्या हो रहा है, फॉल हुआ, कितने से फॉल हुआ, सपोज 50% से। तो हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो Q1 पे प्लॉट हो रहा है। अब आप डिस्टेंस देख सकते हैं, अब दोनों पॉइंट के जब आप ऐड करेंगे तो हमको कैसा स्लोप मिल रहा है, फ्लैटर, फ्लैटर स्लोप, है ना। ये जो फ्लैटर स्लोप है इसको देख करके ही समझ में आता है ना। ये डिमांड कर्व कैसा है कि जितना डिस्टेंस प्राइस में P से P1 में है उससे डबल डिस्टेंस Q से Q1 में है। गेटिंग इट? तो जो डिमांड में चेंज हुआ है इट इज मच मोर, इट इज हायर एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इट इज लेस एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। गेटिंग इट? तो चेंज इन प्राइस कम परसेंटेज चेंज हुआ है और चेंज इन डिमांड ज्यादा चेंज हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहां पर इसको हम बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, और इक्वेशन क्या आ जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन वन, मोर देन वन। नंबर 5, लास्ट वन, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, है ना। तो यहां पर क्या मिलता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन, तो उसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स क्या हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू प्रोपोर्शनेट, क्या बोलेंगे, लेस देन प्रोपोर्शनेट, क्या बोलेंगे, लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आया वो बहुत कम है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना।
एग्जाम्पल देखो क्या दिया है, 80% प्राइस गिरा बट हमारा डिमांड कितने से बढ़ा, सिर्फ 50% से बढ़ा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। इनइलास्टिक ये ऐसा किसके साथ में होता है, ऐसा जो नेसेसिटीज होती हैं, जो जरूरत की सामान होती हैं, है ना, बेसिक नेसेसिटीज जिसको बोलते हैं, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब नेसेसिटीज में आता है, तो ये इसके ऊपर अप्लाई होता है। इसका भी देख लेते हैं। इसके ग्राफ में हमको देखना रहेगा कि कैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अगेन सेम थिंग, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, ओरिजिनल प्राइस P, तो हमको वहां पर डिमांड मिल रहा है Q, राइट। अब प्राइस क्या हुआ, चेंज हो गया, तो प्राइस सपोज यहां पर 80% से चेंज हुआ, तो हमको न्यू जो क्वांटिटी मिली वो क्या मिली, Q1, तो वहां पर प्लॉट करेंगे, ये दो डिफरेंट पॉइंट मिल गए हमको, दोनों पॉइंट को ऐड करेंगे, वी विल गेट डिमांड कर्व। और ये जो डिमांड कर्व आप देख रहे हैं, तो आप देखेंगे पहले चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस P से P1, ये जितना ज्यादा गैप दिख रहा है वहां पर एज कंपेयर टू क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, क्वांटिटी डिमांड का जो गैप है वो बहुत कम है और प्राइस का गैप बहुत ज्यादा है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज change in price affects in very reducing manner, less manner to the percentage change in quantity demanded, बराबर है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसको बोला जाता है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तो इक्वेशन क्या मिल गया हमको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, इट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड का क्या है, अपोजिट है। नेक्स्ट इज मेथड्स, क्या है नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसे मेजर कैसे करें, उसका क्या कोई मेथड दिया है, तो यस मेथड है हमारे पास। सो फर्स्ट मेथड इज रेशियो और परसेंटेज मेथड, है ना, यहां पर हम लोग मेथड्स की बात करें। तो फर्स्ट मेथड इज रेशियो और परसेंटेज मेथड। ये कैसा मेथड है, जो हम लोग ने इनिशियली फॉर्मूला यूज किया ना, वो यही मेथड है, सेम है। और किसने दिया, अगेन डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। तो रेशियो मेथड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। According to this method, elasticity of demand is measured by, elasticity of demand कैसे measure होता है, dividing the percentage change in demand, मतलब न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है, बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जब आप इस इक्वेशन को यूज कर रहे हो, इसको मैं क्या करता हूं, सिंबॉलिक वे में इस तरीके से शो करता हूं, इसको ऐसे शो किया जाता है। सो परसेंटेज चेंज के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रायंगल, एंड क्वांटिटी डिमांडेड के लिए क्यू हमने रखा हुआ है, राइट। अगेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो परसेंटेज का सिंबल, ट्रायंगल फॉर चेंज एंड पी फॉर प्राइस, गेटिंग इट। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो मैथमेटिकली इस फॉर्मूला को प्रेजेंट करने का तरीका देखो, आपने 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला सीखा होगा, और अभी जो स्टूडेंट जिन्होंने मैथ्स लिया हुआ है उनके लिए भी ये समझना ज्यादा कठिन नहीं है। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी। जब ऐसा इक्वेशन आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व करने के लिए इनका प्लेस आप चेंज करके, है ना, आप वहां पर मल्टीप्लीकेशन का जो सिंबल है उसका यूज कर सकते हैं। So a upon b divided by c upon d, you can write it as a upon b into d upon c, रिवर्स हो गया, जो डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में कर दिया, जो न्यूमरेटर में था उसको डिनोमिनेटर में कर दिया। तो हम लोग इसका यूज करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए व्हेन you are using that particular formula क्या था, change in percentage change in
क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसे करना है तो कैसे करेंगे? तो यहां पर हम ले लेते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय क्वांटिटी। आपको परसेंटेज लेना है ना, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय क्वांटिटी डिमांडेड इनटू 100 डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय प्राइस इनटू 100। तो जब आप इसको ऐसा कर रहे हो तो इसको मैं रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर सकता हूं। गेटिंग इट? तो यहां पर एक टेबल का एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास सिचुएशन ए है एंड वी हैव सिचुएशन बी, राइट? तो पहले उसका जो प्राइस था सिचुएशन ए में, जब प्राइस 20 था तब हम क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे 10 किलोग्राम। कितना? 10 किलोग्राम। नाउ प्राइस हैज चेंज्ड इन सिचुएशन बी। प्राइस चेंज होकर के कितना हो गया? 25 हो गया। मैं बोलूंगा कितना इंक्रीज हुआ? आप बोलेंगे 5 रुपीज। तो ये 5 रुपीज क्या है? चेंज है। पहले 20 था, अभी 25 है, तो चेंज कैसे आया? न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। यस सर। तो 25 माइनस 20, हाउ मच यू गॉट? 5 रुपीज। तो इसको क्या बोलेंगे? चेंज बोलेंगे। सिमिलरली यहां पर पहले हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कितना था? 10 किलोग्राम। नाउ वी आर डिमांडिंग 9 किलोग्राम, मतलब रिड्यूस हुआ है। कितने से रिड्यूस हुआ है? 10 माइनस 1 कितना आया? 1 है कि नहीं? तो यहां पर आपको ये चेंज दिखाई देता है कि प्राइस में कितना चेंज हुआ? 5 रुपीज से चेंज हुआ। और क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ? 1 रुपीज से चेंज हुआ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, जब इसका आप क्या निकाल रहे हो? परसेंटेज निकाल रहे हो। तो परसेंटेज निकालने के लिए आप कैसा करते हो? 5 डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस है, आपको ये ध्यान रखना है। फिर 25 से डिवाइड मत कर देना, 5 डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस क्या था? 20, है ना? ये जो सिचुएशन ए है ये ओरिजिनल है, राइट? तो 5 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। यहां पर क्वांटिटी में जो चेंज आया है उसको कैसे आप दिखा सकते हो? परसेंटेज में। चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी, है ना? तो 10 माइनस 9 कितना आया? 01। तो 01 अपॉन 10 ओरिजिनल क्वांटिटी डिनोमिनेटर में। परसेंटेज निकालने के समय आपको क्या करना है? ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी डिनोमिनेटर में रखना है, ठीक है? अच्छा, फॉर्मूला क्या था हमारा? देखो हमारा फॉर्मूला था चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी इनटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस, राइट? तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ये सब हमने क्या किया? रिप्लेस किया विद द एक्चुअल अमाउंट। तो हमें आंसर मिला 0.4। अब मुझे बताइए ये जो 0.4 है, इट इज मोर देन 1 और लेस देन 1? 0.4 मोर देन 1 है या लेस देन 1 है? ऑब्वियसली इट इज लेस देन 1, ठीक है ना? और लेस देन 1 होता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कौन सी इलास्टिसिटी है ये? विच इलास्टिसिटी वी आर टॉकिंग अबाउट? यस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पर हम जब बात कर रहे हैं, इट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इनइलास्टिक। गेटिंग इट? क्यों? क्योंकि यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 आया। सो नेक्स्ट मेथड हमको दिया अल्फ्रेड मार्शल ने, है ना? बंदा वही है, अल्फ्रेड मार्शल। तो इन्होंने कौन सा मेथड दिया? उन्होंने दिया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। विच मेथड? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। वो बोला खर्चा देखो। क्या देखो? आपका टोटल खर्चा देखो। अगर आपका खर्चा जो पहले होता था उससे ज्यादा बढ़ गया है कि नहीं, या उससे कम हो गया, तो आप डिसाइड करो। तो क्या बोल रहे हैं? टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर, बराबर है? द प्राइस चेंज इज कंपेयर। दोनों को क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। हियर द टोटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो खर्चे को देखो आप, खर्चा अगर बढ़ गया या सेम है, सेम होगा तो क्या होगा? यूनिटरी इलास्टिक। तो ये जो पर्टिकुलर मेथड है ना, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ये इसमें हम लोग तीन के बारे में बात करते हैं: रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी
इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक। हम परफेक्टली के बारे में बात ही नहीं करते, ठीक है। तो यहां पर आप इस बात को समझो कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कैसे मिलता है आपको, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो खर्चा बढ़ गया तो क्या आपका अंदाजा होगा, खर्चा अगर कम हो गया तो आपका क्या अंदाजा होगा, उसके हिसाब से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले, ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या दिया है, इन दिस कंडीशन मार्शल हैज गिवन द फॉलोइंग, क्या दिया उन्होंने, देखो यहां पर प्राइस इंडिकेट कर दिया, क्वांटिटी डिमांडेड है हमारे सामने इन यूनिट्स, इसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया क्यू, क्यू दिखाया है, ठीक है। फिर टोटल आउटले है, तो टोटल आउटले मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट कहीं पर भी वर्ड इकोनॉमिक्स में प्रोडक्ट आता है ना, तो प्रोडक्ट का मतलब आप क्या समझेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ पी एंड क्यू, प्राइस एंड क्वांटिटी विल गिव अस टोटल प्राइस, बराबर है। तो हमको मालूम पड़ेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है। तो सिचुएशन ए में क्या हो रहा है, पहले प्राइस था 10 रुपीज, at that point of time we were demanding 6 units of that particular commodity, कोई भी commodity होने दो, हम कितना डिमांड करते थे, 6। तो हमारी जेब से टोटल खर्चा कितना हुआ, 60 रुपीज, 60 रुपीज। अब उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया, पहले प्राइस था 10, नाउ प्राइस इज 20, तो प्राइस बढ़ गया। अभी प्राइस बढ़ गया तो हमने क्वांटिटी कम कर दी, भाई महंगा है कम ही सामान दो, 5 लिया। अब 20 इंटू 5, नाउ हाउ मच वी आर पेइंग, वी आर पेइंग 100 रुपीज। तो ये बढ़ गया कि कम हुआ, इट हैज इंक्रीज्ड, 60 था 60 से 100 हो गया। अगर ये इंक्रीज हो गया तो हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1, मोर देन 1। when the when with a given change in the price of a commodity total outlay increases, अगर जो total expenditure बढ़ जाए, elasticity of demand is greater than 1, तो उसको क्या बोलेंगे, relatively elastic demand, ऐसे को हम बोलेंगे relatively elastic demand। क्यों, क्योंकि पहले था 60 अब हो गया 100, मतलब टोटल जो खर्चा था बढ़ गया ना भाई, हमारी जेब पे भारी पड़ेगा। तो ये हमने फर्स्ट देखा जहां पर क्या हो गया, हमारा खर्चा बढ़ गया। दूसरा देखो एग्जांपल, पहले सिचुएशन बी में क्या था, प्राइस 30 था, प्राइस 30 था और हमारा क्वांटिटी डिमांड कितना था, 4 यूनिट्स। तो हमारी जेब से टोटल पैसा कितना जा रहा है, 120 रुपीज। अभी प्राइस क्या हुआ, 30 से 40 हो गया, तो हमने भी भाई यूनिट कम कर दिया, भाई महंगा हो गया है, तो 4 की जगह अभी 3 लेंगे, तो 40 इंटू 30 कितना, 120। पहले भी जेब से 120 जाता था, अब भी जेब से 120 जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, सबसे इजी। व्हेन प्राइस फॉल्स और राइजेस टोटल आउटलेट डज नॉट चेंज, प्राइस कम हो या बढ़े लेकिन हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कोई चेंज नहीं है और रिमेन कांस्टेंट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। तो क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, गेट इट। लास्ट सिचुएशन सी, सिचुएशन सी क्या है, 50 प्राइस था पहले, नाउ प्राइस हैज इंक्रीज टू 60। तो 50 प्राइस पे हमारा क्वांटिटी था 2 यूनिट्स परचेस करते थे 50 रुपीज पे, तो हमारा टोटल जेब से खर्चा कितना होता था, 100 रुपीज जाता था, 50 इंटू 2 कितना, 100। नाउ इट हैज इंक्रीज टू 60 रुपीज, तो हमने क्या किया भाई, महंगा हो गया है तो यूनिट और कम कर दिए, पहले 2 परचेस करते थे, नाउ वी आर परचेसिंग ओनली 1। 60 इंटू 1 विल गिव अस 60। तो देखो पहले खर्चा ज्यादा हो रहा था, अब खर्चा कम हो रहा है, यस और नो। तो क्या बता रहे हैं यहां पर, व्हेन विद गिवन चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टोटल आउटले मतलब टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस, टोटल खर्चा कम हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है, तो उसको क्या बोलेंगे, जब भी वो 1 से कम होगा इट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, गेटिंग इट। नाउ
थर्ड वन यहां पर थर्ड वन भी आप देखेंगे तो किसने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने ही दिया हुआ है। ठीक है, सो थर्ड वन क्या बता रहे, देखो मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें फर्स्ट वन कौन सा देखा हमने, फर्स्ट वन कौन सा देखा, प्रोपोर्शनेट मेथड, है ना, परसेंटेज मेथड। सेकंड वन कौन सा देखा हमने, टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड, जहां पे हम खर्चा क्या है उसको कंपेयर करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर। नाउ थर्ड वन पॉइंट मेथड और जियोमेट्रिक मेथड, पॉइंट मेथड और जियोमेट्रिक मेथड। अभी इसमें आप देखेंगे ना कि यहां पर हम लोग कैलकुलेशन पार्ट छोड़ दो, सीधा जो लेंथ है डिमांड कर्व का उसके ऊपर डिसाइड करेंगे। ठीक है ना, तो देखो ये क्या लिख रहे हैं यहां पर, in this particular method he is saying the ratio method and total outlay method, मतलब जो पहले के दो मेथड हमने किए, are unable to measure elasticity of demand at a given point on the demand curve। अगर डिमांड कर्व के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है वहां पर ये टोटल आउटले मेथड और रेशियो मेथड दोनों फेल हो जाते हैं, वो बता नहीं पाते। तो डिमांड कर्व के ऊपर अगर कोई पॉइंट आता है तो उसको कैसे करें मेजर। सो इन दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है यहाँ पर लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट का आप क्या देखेंगे, लेंथ देखेंगे, लंबाई देखेंगे, है ना, और उसको डिवाइड कर देंगे अपर सेगमेंट से। अब ये होता कैसा है, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको सबसे पहले लीनियर डिमांड कर्व, मतलब जहां पर क्या होता है स्ट्रेट डिमांड कर्व, कैसा डिमांड कर्व, स्ट्रेट डिमांड कर्व, उससे बता रहे हैं आपको। ठीक है, सो व्हेन द डिमांड कर्व इज इन लीनियर फॉर्म, कौन से फॉर्म में, लीनियर मतलब एक लाइन में है, स्ट्रेट है, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, वी एक्सटेंड द डिमांड कर्व टू मीट द वाई एक्सिस एट ए एंड एक्स एक्सिस एट बी। हम क्या करते हैं, उसको और स्ट्रेच करते हैं और उसको y एक्सिस को टच कर देते हैं और x एक्सिस को टच कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है, जहां पर उसने y एक्सिस को टच किया है उसको हम a पॉइंट नाम देंगे, और जहां पर उसने x एक्सिस को टच किया है उसको b पॉइंट नाम देंगे। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट x एक्सिस इज 0 एंड y एक्सिस इज इंफिनाइट, क्योंकि जहां पर x एक्सिस होता है अगर वहां पर उसको टच करता है तो हम उसको बोलेंगे कि वो जीरो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, जीरो है, और जहां पर वो y एक्सिस को टच करता है वहां पर बोलेंगे इट इज इनफिनाइट। बराबर है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी डिफरेंट एट ईच पॉइंट। तो हम कुछ पॉइंट निर्धारित करेंगे, आप एग्जांपल में देखिए राइट हैंड साइड आपको दिख रहा है पॉइंट मेथड और लीनियर डिमांड कर्व। तो मैं यहां पर एक डिमांड कर्व बनाता हूं, तो जैसे हमने बनाया था x एक्सिस बनाया, y एक्सिस बनाया, ठीक है ना, और क्वांटिटी डिमांडेड ले लेंगे, प्राइस ले लेंगे, ओरिजिनल प्राइस जो हमारा है ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, और प्राइस अगर फॉल हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना होगा, प्राइस अगर राइज हुआ तो कितना होगा, और ये कर्व हमको मिल गया। अब आप देख रहे हैं ये जो कर्व है, ये कर्व को मैंने ज्वाइन कर दिया y एक्सिस पे, कहां पे ज्वाइन कर दिया, y एक्सिस पे, तो यहां पर वो इंफिनिटी शो कर रहा है, और यहां पर कर्व कहां पे ज्वाइन कर दिया, x एक्सिस पे। ठीक है, तो y एक्सिस पे हमको क्या मिल रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी, जो यहां पर बात किया था, और x एक्सिस पे कितना मिल रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहां पर देखिए ये जीरो था, है ना, तो ये 0 पॉइंट ही काउंट होगा। बराबर है, बाकी के जो पॉइंट है उस पे अलग अलग जगह पे अलग अलग इलास्टिसिटी मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है ओरिजिनल प्राइस पे, वहां पर हमको क्या मिल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं, ठीक है ना, आप क्या देख रहे हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस था उसके बाद प्राइस फॉल हुआ ना, तो देर इज सिमिलर इंपैक्ट। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस पॉइंट पे कितना है, 1, मतलब यूनिटरी इलास्टिक है। ये वाले पॉइंट पे कितना है, इट इज मोर देन 1, और ये पॉइंट पे कितना है, इट इज लेस देन 1। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, है ना, तो हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं, जैसे P2, P1 एंड P। ये पॉइंट हमने किस पे ले लिए, ये हमने
डिमांड कर्व पे ले ली। अभी देखो ये कर्व पहले के कर्व से अलग है। पहले कर्व हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच नहीं करते थे। दिस टाइम फॉर दिस लीनियर डिमांड कर्व हम क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे टच किया हमने, वाई एक्सिस पे टच किया, ठीक है। तो जहां पर हमको पॉइंट ए और पॉइंट बी मिला, ये हमारा डिमांड कर्व। इसको समझते हैं। सो व्हाट इज रिटन ओवर हियर? सो रीड कीजिए क्या लिखा हुआ है। लेट अस एज्यूम दैट ए बी, अभी जो हमने ए बी कर्व बनाया था उसको एज्यूम करो इज द डिमांड कर्व एंड इट्स लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, है ना। उसका जो लेंथ है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उसको हमने कितनी बार डिवाइड किया है, टोटल उसके प्रपोर्शन कर दिए 4 प्रपोर्शन। कितने प्रपोर्शन किए, 4 प्रपोर्शन। तो हर एक जो पॉइंट से पॉइंट का डिस्टेंस है वो कितना सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर। गेटिंग इट? तो ऐसा हमने एज्यूम किया। तो आइए देखते हैं पॉइंट मेथड और लीनियर डिमांड का। तो सिमिलर मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो आप पहले ले लेंगे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस, और यहाँ पर जो ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है उसके बाद प्राइस फॉल हुआ और फिर प्राइस राइज हुआ। ऐसे हमको ये 3 पॉइंट मिल गए। तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके हम एक्स एक्सिस को भी कनेक्ट करेंगे, वाई एक्सिस को भी कनेक्ट करेंगे। तो ये कनेक्ट कर दिया, इसका नाम ए बी दे दिया हमने, राइट। और ये जो पॉइंट हमको मिले हैं इसी की मैं बात कर रहा हूं, ए से बी तक। ये टोटल टोटल कितने सेंटीमीटर का है, ये टोटल फ्रॉम हियर टू हियर ये 8 सेंटीमीटर का है। तो इसको आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो हर एक कितना हो गया, 2 2 2 2, इजंट इट? ठीक है ना। अब कोई भी आप पॉइंट ले लेंगे ना तो वहां पर आप इजीली मेजर कर सकते हैं इनके बीच का डिस्टेंस। ये जस्ट क्या हमारा एजम्पशन है कि ये 8 सेंटीमीटर का है, ताकि हम इजीली इसको क्या कर सके, मेजर कर सकें। ओके। तो यहां पर हम आगे देखते हैं कि पॉइंट ए पे क्योंकि उसने वाई एक्सिस को टच कर दिया है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना मिलता है, इन्फिनाइट। पॉइंट बी पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0, ठीक है ना। तो पॉइंट P2 और पॉइंट P1 और पॉइंट P ये तीनों पे बात करनी रह गई। तो पॉइंट P जो है वो हमको क्या शो करेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। कैसे करेगा हम देखेंगे। पॉइंट P2 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1 एंड पॉइंट P1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। कैसे? तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर जो पर्टिकुलर आपको पॉइंट मिल रहा है ना, एट पॉइंट P, पॉइंट P मतलब कौन से पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट की बात करें, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है कहां से कहां तक का बात करें हम, P से B तक का। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल्ड इट एज लोअर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, ये जो है ये क्या है, लोअर सेगमेंट। ठीक है। और जो अपर पार्ट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, अपर सेगमेंट। ठीक है ना। तो हमने क्या डिसाइड किया था, हर एक ये जो पोर्शन है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो यहां से यहां तक अगर मैं काउंट करता हूं तो ये टोटल कितना हो गया, दिस इज 4। ठीक है ना। और यहां से यहां तक मैं अगर काउंट करता हूं तो ये कितना हो गया, ये भी 4 हो गया। तो 4/4 दैट इज 1, राइट। तो इसलिए हमको यहां पर ये जो चीज मिल रही है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। गेटिंग इट? तो ये लोअर सेगमेंट हमने देखा, अपर सेगमेंट हमने देखा, दोनों का जो लेंथ है वो सेम है। ठीक है। चलो पॉइंट P1 पे देखते हैं। किस पे देख रहे हैं, पॉइंट P1 पे।
तो पॉइंट P1 आप देखिए, इस पॉइंट की चर्चा हो रही है, इस पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। अगेन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहां पर ये जो हिस्सा है ये क्या है, लोअर सेगमेंट। क्या है, लोअर सेगमेंट, लाइक दिस, ठीक है। और ये जो हिस्सा है ये क्या है, अपर सेगमेंट, बराबर है। तो काउंट कीजिए आपके हिसाब से, 2 2 2, ये किसका हो गया, अपर सेगमेंट का। तो इसका टोटल कितना आएगा, 6। और ये कितना है, 2, ये लोअर सेगमेंट कितना शो कर रहा है, 2। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2/6 एंड दैट इज 0.33। तो 0.33 क्या है, इट इज लेस देन 1, है ना। 0.33 इज लेस देन 1। तो हमको ये पर्टिकुलर आंसर यहां पर मिलता है कि ये क्या शो कर रहा है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो ये लोअर सेगमेंट, अपर सेगमेंट, ठीक है। उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ थर्ड वन हम कौन से पॉइंट पे ले रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट P2, इसकी बात करें। ये जो पॉइंट P2 है अब रिवर्स हो जाएगा, है ना। A से P2 तक क्या हो गया, अपर सेगमेंट। और P2 से B, ये क्या हो गया, लोअर सेगमेंट। रिवर्स हो गया ना। तो ये अपर सेगमेंट और ये लोअर सेगमेंट। तो आप देख सकते क्या हो जाएगा, यहां पर 6/2 क्या मिलेगा, 6/2। ये 2 और ये पूरा 6, इसलिए यहां पर 6/2 किया और आंसर इज 3। सो 3 इज मोर देन 1, हेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहां पर क्या आ जाता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। ओके। और बाकी का पॉइंट ए क्या दिखाता है, हमने देखा था इंफिनिटी, बिकॉज अपर सेगमेंट इज 0। यहां पर कोई अपर सेगमेंट नहीं है तो क्या हो जाता है, वो इंफिनिटी हो जाता है कि नहीं। पूरा का पूरा जो है वो लोअर सेगमेंट में हो जाता है, तो यहाँ पर इंफिनिटी आ गया। और पॉइंट नंबर बी क्या है, पॉइंट नंबर बी, एट दैट पॉइंट इलास्टिसिटी इज 0 बिकॉज लोअर सेगमेंट इज 0, क्योंकि लोअर सेगमेंट क्या है, 0 है। तो यहां पर हमको मिल जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। गेटिंग इट एवरीवन। तो यहां पर हमने लीनियर डिमांड कर्व के बारे में देखा, जो स्ट्रेट था, कैसा था, स्ट्रेट। लेकिन हर बार हमको मालूम है डिमांड कर्व स्ट्रेट नहीं होता, इन रियलिटी वो एक कर्व होता है। क्या होता है, कर्व। तो कर्व होगा तो क्या करेंगे, तो देखिए ऐसा कर्व वाला जो डिमांड कर्व है उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर डिमांड कर्व। क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर डिमांड कर्व, राइट। और ऐसा है तो हमारे लिए फिर एक ही पॉइंट मिलता है, अलग अलग पॉइंट आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर भी सेम होता है, लोअर सेगमेंट, ये जो नीचे का पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, लोअर सेगमेंट। और ये ऊपर का पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, अपर सेगमेंट, है ना। सो व्हेन द डिमांड कर्व इज ऑन non linear that is convex to origin, कैसा है ये, convex to origin, है ना, कैसा है, convex to origin। To measure price elasticity of demand we have to draw a tangent। तो हमको क्या ड्रॉ करना पड़ता है, टेंजेंट, मतलब स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ करना पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। तो हम यहां से इसका एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, आपने पहले बहुत बार टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा एक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा, अल्टीमेटली वही मिला, है कि नहीं। और फिर आप क्या ड्रॉ कर देते हो, आप ड्रॉ कर देते हो वाई एक्सिस, आप ड्रॉ कर देते हो एक्स एक्सिस, तो वही पहुंच गए, है कि नहीं। फर्क सिर्फ कितना है यहाँ पर, ओरिजिनल, ओरिजिनल जो डिमांड कर्व है वो कैसा है, कॉन्वेक्स, कैसा है, कॉन्वेक्स, है कि नहीं। तो यहां पर क्या बता दिया,
टेंजेंट बनाएंगे ए बी, उसका नाम क्या रखा जाएगा, ए बी, टचिंग द गिवन पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। तो ये जो पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व है इसको क्या कर रहा है, वो टच करेगा, क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है। एंड एक्सटेंडिंग इट टू मीट वाई एक्सिस एट अ पॉइंट ए एंड एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट बी, मतलब जो लास्ट में हमने किया ना लास्ट टाइम, सेम वैसा ही है, ठीक है ना, कुछ नया नहीं है, सिर्फ यहाँ पर फर्क क्या हो गया, वहां पर स्ट्रेट लाइन के थ्रू था और यहाँ पर कॉन्वेक्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हमने लिया एक्स एक्सिस, हमने लिया वाई एक्सिस, और फिर ड्रॉ करना चालू करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको क्या मिल गया, डिमांड कर्व। तो हमने क्या ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, उसका नाम रख दिया ए बी, और ये डिमांड कर्व हमारे सामने है डी डी, ठीक है। तो जहां पर ये टच हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, ई, क्या बोलेंगे, पॉइंट ई। तो ओरिजिनल प्राइस पी, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड क्यू, और ये हमको मिलेगा ए और बी का पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर तो आपको जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम किया है ना, उसी के हिसाब से पहले से पता है, यहां पर क्या हो जाता है, इंफिनिटी, और यहां पर, एक मिनट, दिस इज इंफिनिटी, और यहां पर क्या हो जाएगा, इट इज जीरो, राइट। तो अब कैसे करेंगे इसके अंदर, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सो यहां पर जो हमारा फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला क्या है, कर्व तो हम पहले बना लेते हैं, हमने जो बनाया था, राइट। तो आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, अगेन लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ठीक है ना, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो ये ई के ऊपर का जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, अपर सेगमेंट, और ये जो बिलो मेंशन पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर सेगमेंट, राइट। बस काम वही करना है, कुछ नया नहीं है इसमें। सो इन फ्रंट ऑफ यू, इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहां पर हम लोग देख रहे हैं, तो यहां पर क्या बताया, पॉइंट ई बी, पॉइंट ई बी, तो पॉइंट ई बी आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट ई और ये पॉइंट बी, है ना, यहां से यहां तक का रास्ता है, इज इक्वल, इक्वल, इक्वल किससे, ई ए से, मतलब ये एरिया इस एरिया के इक्वल है, ये लेंथ के इक्वल है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, राइट। तो ये एक बात हो गई। दूसरी चीज, व्हेन ईबी, अगर ये ईबी जो पार्ट है इट इज ग्रेटर देन, मतलब क्या है, ज्यादा है, ज्यादा किससे ज्यादा है, ई ए से, इस पार्ट से अगर वो ज्यादा है, सपोज ये जो पार्ट है ये कितना है 8, और ये कितना है, इसका लेंथ 6 है, सो इट इज मोर, तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। और आगे वाला उसका रिवर्स, अगर यहां पर क्या बता दिया, ई बी इज लेस देन ई ए, ये कितना है 6 है और ये कितना है 8 है ना, तो ई बी इज लेस देन ई ए, तो ऐसे केस में उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, दैट्स इट, इतना हमको वहां पर प्रूव करना है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड का, ओके। तो यहां पर आज हमने देखा कि टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव सीन मेजरमेंट, है ना, कि जो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल है उन्होंने कौन से ये अलग अलग 3 तरीके बताए जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है।
सो समय समाप्ति की घोषणा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। जाते जाते मैं कहूंगा कि इसका आप चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए, सो दैट इन अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर सिर्फ उस चार्ट को आपने एक बार देख लिया तो आपको पूरा का पूरा मेजरमेंट भी याद आ जाए, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी भी याद आ जाए। ठीक है, तो हमें मेहनत करने की जरूरत है इसके ऊपर। तो ये जो पर्टिकुलर चीज आज हमने की है, एटलीस्ट राइट इट 5 टाइम्स, सो दैट जब भी रिवीजन का टाइम आएगा ना, इट विल टेक नॉट मोर देन 15 मिनट्स टू रिवाइज इट। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, सायोनारा, मिलते हैं अगले एपिसोड में।